तो बच्चे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन विच इज गिवन बाय जोसेफ फ्राउस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन किसने दिया भाई, ये हमें दिया डाल्टन ने। क्या बताया डाल्टन ने? फोर्थ लॉ क्या है, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गे-लुसाक्स लॉ क्या कहता है बेटा, ये देखो आप, एटॉमिक मास क्या होता है, सिंपल सी चीज है, लेकिन सिंपल सी चीज तो है, वो इसलिए सिंपल है हमारे लिए क्योंकि आज हमारे पास यूनिट है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो बच्चों हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, उसी को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे बच्चे। बहुत पार्ट हम कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 75% इस चैप्टर का 2 पार्ट्स में हो चुका है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ओके। बट द मेन थिंग इज कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही वाला है, तो ये सोचकर मत छोड़ देना कि तो लास्ट पार्ट है, इसी पे से ही क्वेश्चंस आएंगे और ये बेसिक है आपकी केमिस्ट्री के लिए। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि आप इसको समझो ही, नेसेसिटी है आपके लिए केमिस्ट्री समझने के लिए, ओके। क्योंकि आगे आप बेटा डील करोगे मोल के साथ में, ठीक है। तो मोल के जो क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे हम कॉन्सेंट्रेशन कर कैलकुलेट करते हैं यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्टोइशियोमेट्री, डिफरेंट चीज़ें अभी हम देखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, ऑल वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर, ओके। तो इसको ध्यान से समझो, हर एक छोटी छोटी चीज़ है, कॉन्सेप्ट एज सच नहीं है, बट मैंने सब पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाऊंगी मैं अभी आपको, तो उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो द मेन पार्ट ऑफ दिस दिस पोर्शन इज टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतने ही चांसेस हैं कि आपके चैप्टर 1 के क्वेश्चन सारे करेक्ट हो, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा किसके साथ, स्टोइशियोमेट्री के साथ। स्टोइशियोमेट्री है क्या, एक ऐसा डिफिकल्ट सा वर्ड लगता है, पता नहीं क्या है ये, कुछ भी नहीं है बेटा। स्टोइशियोमेट्री किससे डील करता है, इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मास, ठीक है। इट डील्स विद द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कितना रिएक्टेंट लूँ मैं, कौन सा रिएक्टेंट कितना लूँ तो कितना प्रोडक्ट मुझे मिलेगा, इतने रिएक्टेंट के साथ ये वाला रिएक्टेंट कितना लेना होगा कि हमें इतना प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो ऑल ये सब जो चीज़ें हैं ना बच्चे, ये सब होती है क्या, स्टोइशियोमेट्री। आ रही बात समझ में? तो एज सच कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे आप लोग नॉर्मली आप बचपन में क्या करते हो, 5 पेंसिल्स इतने की आती है, 3 पेंसिल कितने की आएगी, यूनिटरी मेथड यूज लेते हो, वो यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। या एक नॉर्मल हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं कि इस चीज़ को बनाने के लिए इतनी ये चीज़ लेगी, इतनी ये चीज़ लेंगे और इसको फिर हम प्रिपेयर करके ये बनाएंगे, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें जो जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट किस रेशियो में है, मतलब कितना ए रिएक्टेंट बी रिक्वायर्ड होगा, ए के साथ बी रिक्वायर्ड होगा टू फॉर्म एनी प्रोडक्ट, ठीक है। और ए और बी मिलके कितना प्रोडक्ट बनाएंगे, ये जो क्वांटिटेटिवली बात हो रही है, क्वांटिटी के साथ हो रही है, दैट इज स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। सो वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स दैट स्टोइशियोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन। आ रही बात समझ? जैसे लेट सपोज मैंने लिखा A plus 2B form C, दिस इज द बेसिक इक्वेशन। तो बेटा इस इक्वेशन को देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है बच्चों, A जो है वो कितना लिया हमने, 1, ठीक है, चाहे वो 1 मोल हो। B कितना लिया, B के आगे कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, 2, तो हमने बोल दिया 2 मोल, ठीक है। तो मुझे जो C मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1 मोल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, इस नंबर पे, कि अगर इसके आगे बच्चे कुछ नहीं लिखा है दैट मीन्स ये 1 ले रहे हैं हम, B जो है वो हम 2 ले रहे हैं और हमें जो C प्रोडक्ट मिल रहा है वो कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी ही बात कर रहे हैं हम कि कितना A लेकर कितना B लेकर हमें C मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है कि A और B के बीच में लड़ाई होती है और ये पता लगता है कि कोई एक ही हीरो रह सकता है, ठीक है, जो कि डिसाइड करेगा कि C कितना बनेगा। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, विच इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट,
इज इट क्लियर? ओके, तो सबसे पहले हम एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और वो बेसिक से क्वेश्चन से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि स्टोइशियोमेट्री मैम है क्या एक्चुअली। तो बच्चे कुछ भी नहीं है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। आपको पता है मीथेन क्या होता है? CH4। कंबशन करेंगे, कंबशन का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, ये पढ़ा होगा आपने 10th में भी, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कि कार्बन कंपाउंड्स का जब भी कंबशन होता है ऑलवेज प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो यहां बना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कोई इशू इसमें नहीं। अब सबसे पहले हम बच्चे क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे। इज इट बैलेंस इक्वेशन? चेक करो, कार्बन एक है, हाइड्रोजन नहीं है, बैलेंस। हाइड्रोजन इधर ले लिए 2। ठीक है, ऑक्सीजन देखो कितने हैं? 2। इधर कितने हैं? 4। क्या करूं मैं? इधर 2 कर देती हूँ। फटाफट से चेक कर लो, कार्बन है बैलेंस? यस मैम है। हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन है। ठीक है, हमेशा स्टोइशियोमेट्री के लिए हम बैलेंस्ड इक्वेशन ही यूज लेंगे। अगर आपको बैलेंस्ड नहीं दी गई है देन यू हैव टू बैलेंस इट। आप बैलेंसिंग सीख के आए हो 10th में, वही है सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड, नथिंग स्पेशल। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला गया बच्चों कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस रिएक्शन को एक बार सिंपली देखना चाहूं तो मैं ये बोलूंगी कि अगर 1 मोल ऑफ मिथेन, 1 मोल ऑफ मिथेन का कंबशन होता है तो 2 मोल ऑफ वाटर बनते हैं। सिंपल, उसके आगे जो कोएफिशिएंट है उसको देख के मुझे यही समझ आएगा। यहाँ कोई इशू है? नहीं है। अब बोला अमाउंट, क्वांटिटी पूछ ली बेटा, यहाँ मोल में नहीं, मुझे मास चाहिए उसका। तो क्या हम मोल और मास को कन्वर्ट कर सकते हैं? यस मैम कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट, और हमने उसमें क्या देखा था? फॉर्मूला था दैट मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, हाँ ना? बस वही है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला 1 मोल, तो इसका 1 मोल का मतलब क्या हो गया? मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास, मुझे नहीं पता, x, है ना? और इसका वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। कार्बन का मास होता है बेटा 12, एक एटम का कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर? 4। 12 और 4 16, तो ये हो गया 16। ठीक है, मोल यहाँ पे हमने ये काटा और 1 लिख लिया, तो x इज इक्वल्स टू 16 ग्राम। ठीक है जी, अब हम वाटर के निकालेंगे, वाटर का मास, तो 2 मोल इज इक्वल्स टू इसका मास जो हमें नहीं पता निकालना है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। वाटर का मास क्या होता है बेटा? एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है 2, एंड ऑक्सीजन का हो गया 16। 16 और 2, ये देखो कैसे लिखा हमने, 2 + 16, 16 और 2 18, 18 2 जा 36। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? तो x क्या आ गया? इधर से गड़बड़ करिए क्या तो करिए, देखो देखो। ओके, यहाँ पे सिंपल हमें क्या लेना था? मॉलिक्यूलर मास। क्या लेना था हमें? मॉलिक्यूलर मास, x अपॉन 18। ठीक है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो नहीं करना है बेटा। हमें क्या करना होता है? मोल का फॉर्मूला मैं फिर से बता रही हूँ, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एंड वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 18। ठीक है, तो मोल हो गए 2, मोल हो गए हमारे 2 इज इक्वल्स टू x अपॉन 18। तो x क्या आ गया? x इज इक्वल्स टू 36 ग्राम। ठीक है, तो अब हमें क्या पता लग रहा है बेटा इस इक्वेशन में कि 16 ग्राम अगर हम मिथेन लेते हैं, उसका कंबशन कराते हैं, तो वाटर कितना प्रोड्यूस होता है? 36 ग्राम। यही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। अब आगे क्या था क्वेश्चन? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मिथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मिथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन? ठीक है, वही इक्वेशन है बेटा, CH4
प्लस 2O2 फॉर्म CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल। मैं ऑक्सीजन और वाटर की बात ही नहीं कर रही क्योंकि मुझे उससे कोई मतलब अभी है ही नहीं। ठीक है, CO2 का मास कितना होता है 44। अगेन आपको आना चाहिए अब ये, एक कार्बन का 12, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, 16 टू जा 32, दैट इज 44 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल किसके इक्वल हो गया 44 ग्राम, इसका 1 मोल किसके इक्वल हो गया 16 ग्राम। अब इस इक्वेशन को देख के मैं ये पता कर सकती हूँ बेटा कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है 44 ग्राम। या मैं उल्टा बोल दूं कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना मीथेन चाहिए मुझे 16 ग्राम, तो 22 ग्राम्स के लिए कितना होगा बेटा। सिंपल यूनिटरी मेथड है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज लेते हैं। 44 ग्राम्स के लिए 16 ग्राम रिक्वायर्ड है, तो 22 ग्राम्स के लिए कितना ग्राम रिक्वायर्ड होगा। यस, वेरी गुड, सो इजी, 8 ग्राम। ठीक है, सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन। अब ऐसा क्वेश्चन आप करके आ गए एग्जाम में और मार्क्स पूरे नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, क्योंकि जैसे आपने 8 ग्राम निकाला तो आपने कहा क्वेश्चन तो बड़ा इजी है यार, ये पूछा ही नहीं है। पूछा क्या है बेटा, मोल्स ऑफ मीथेन। ठीक है, यहीं से भी कर सकते थे आप डायरेक्ट, मैं दोनों चीजें बताऊंगी, और यहां से भी कर सकते हो। देखो कैसे, पहले हम इसको देखते हैं। 22 ग्राम के लिए 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड। मोल निकालेंगे तो मोल कितने हो जाएंगे, मोल इज इक्वल्स टू 8/16, दैट इज 0.5। और आप सिंपली कैसे कर सकते थे, स्टोइशियोमेट्री लगा सकते थे कि 1 मोल ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कि 44 ग्राम होता है। 44 ग्राम के लिए 16 ग्राम रिक्वायर्ड है। हमने पूछा 22 के लिए, तो 0.5 मोल हो गया। तो 0.5 मोल ऑफ CO2 के लिए कितना आपको कंबशन करवाना पड़ेगा मीथेन का, 0.5 मोल ऑफ मीथेन। सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे रिलेशन था, जितना हम मीथेन ले रहे थे उतना कंबशन होके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, क्लियर है, इजी है, स्टोइशियोमेट्री है, सिंपल, नथिंग स्पेशल इन दिस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमें ये तो पता लग गया कि कैसे बेटा कितना प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा रिएक्टेंट कितना रिएक्ट करेगा, ये तो हम कर पा रहे हैं। बट मैम कौन डिसाइड करता है कि रिएक्शन कब तक होती जाएगी। क्या मतलब है इसका, कि अगर आपके पास अनलिमिटेड रिएक्टेंट है, अनलिमिटेड रिएक्टेंट भी अनलिमिटेड कितना, इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता ना, कुछ तो लिमिट होगी बच्चे। ठीक है, और हर चीज पूरी कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है ए जो है वो आधा रिएक्ट करता है, बी जो है वो डबल रिएक्ट करता है ना। तो कौन लिमिट कर रहा है रिएक्शन को, कौन अपनी चला रहा है, कौन हीरो है वहां पर, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। कि कौन बता रहा है कि भाई रिएक्शन फर्दर होगी कि नहीं होगी, इसके बाद रिएक्शन नहीं होगी, कौन है कम क्वांटिटी में, जो कम होगा वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया तो रिएक्ट किससे करेगा, दूसरा सब्सटेंस। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे लेट सपोज आपने बोला P प्लस Q रिएक्ट करके R बना रहे हैं बेटा, ठीक है, P और Q, ओके। यहाँ P ले लिया सपोज, लेट सपोज 200 ग्राम, और Q ले लिया आपने 100 ग्राम, और बोला दोनों इक्वल अमाउंट में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते थे। ठीक है, अब ये 200 है, ये 100 है, जब 100 इसका रिएक्ट कर गया इसके 100 के साथ, तो Q तो खत्म हो गया ना बेटा। Q खत्म हो गया तो कौन करेगा अब रिएक्ट, कहाँ से बनेगा प्रोडक्ट। आ रही है बात समझ आपको मेरी, है ना। तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो किसने रिएक्शन को लिमिट किया, किसने रिएक्शन को कंट्रोल किया, दैट इज Q। तो Q इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस सिचुएशन। तो P क्या है, P है एक्सिस रिएजेंट, एक्सिस मतलब जो ज्यादा होता है। ठीक है, सो P विल बी द एक्सिस रिएजेंट एंड Q विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। आइए बात समझ में, इस पे 100% कंफर्म क्वेश्चन आता है आपके स्कूल के एग्जाम में।
एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद आई डोंट रिमेम्बर हाउ मच हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया। आपको बताना है उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, वो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, और वो अभी मैं करवाऊंगी भी आपको। ठीक है, तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, जो खत्म जल्दी हो जाएगा बेटा, जो लिमिट कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है रिएक्शन को, उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। जो बच जाता है लास्ट तक उसको हम एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ओके, ये रहा वो फेवरेट क्वेश्चन। क्या है? 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया। Calculate the amount of ammonia formed. Identify the limiting reagent in the production of NH3 in this situation. यहाँ तक कोई डाउट लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ अजीब सा है? कुछ भी अजीब सा नहीं है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को चाहो तो अपनी एक बार नोटबुक में लिखो और लिख के आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कोई बड़ा टास्क नहीं है, सिंपल सा है। आप मतलब एकदम बेसिक से चलोगे, जो जो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है वो करते जाएंगे। क्या बोला? 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने क्या किया? N2 प्लस H2 गिव अमोनिया NH। ठीक है, अब नाइट्रोजन के आगे देखो क्या लिखा है बेटा, 50 किलोग्राम। उससे पहले रुको, थमो, क्या करो? बैलेंस करो रिएक्शन को। जब हम बैलेंस करते हैं रिएक्शन को तो देखो कुछ ऐसा होगा, नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 लिख दिया मैंने, उधर हाइड्रोजन हो गए बेटा 2 3 जा 6, तो इधर हो गए 3 2 जा 6। कोई प्रॉब्लम इसमें? हो गई बैलेंस? ठीक है मैम, हो गई। अब बोला क्या आपको कि नाइट्रोजन लिया है आपने 50 kg, हाइड्रोजन लिया है आपने 10 kg। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, कि इसमें अमोनिया जो है वो कितना बनेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले इस केजी को कन्वर्ट करेंगे हम किस में? ग्राम में। 50 kg को हम क्या बोल सकते हैं ग्राम में? 50,000 ग्राम। और इसको हम बोल सकते हैं 10,000। आई बात समझ? अगर मैं इसको मोल में चेंज करना चाहूं तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, मोल का फॉर्मूला मैं फिर बोल रही हूं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? एक नाइट्रोजन एटम का होता है बेटा 14, दो नाइट्रोजन एटम है 28। तो आपने लिख दिया 50,000 डिवाइडेड बाय 28। और हाइड्रोजन का एक का मास कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2 है, तो आपने लिख दिया 2। क्लियर है यहाँ पर? ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे दोनों को। ये तो बड़ा इजी है, मैं कर देती हूँ, ये तुम कर दो। और क्या, टीचर बनने का यही फायदा है बेटा, खुद इजी वाला करो, बच्चों को डिफिकल्ट दो। करो इसको डिवाइड, क्या आएगा? 1000 समथिंग आएगा। यस, क्या आएगा? 1785.7। आई ये बात समझ? तो ये क्या हुआ, ये पता लगा कि नाइट्रोजन के इतने मोल्स जो हैं हाइड्रोजन के इतने मोल्स के साथ रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म करते। ठीक है, अभी देखो। और अब मैं अगर सिंपल इस रिएक्शन को देखूं तो मैं क्या बोलूंगी बेटा? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये मोल लिख दिया मैंने। 50 kg का मतलब इतने मोल है और 10 kg हाइड्रोजन का मतलब इतने मोल है। और स्टोइशियोमेट्री मुझे कह रही है, वो रिएक्शन मुझे कह रही है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो इतने मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये जो गिवन मोल है उसको कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा बेटा? 1 मोल के लिए 3 चाहिए, तो 1785.7 मोल of nitrogen required how many moles of hydrogen? That is 1785.7 multiplied by
इजी है, कुछ प्रॉब्लम इसमें? अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 5357.1 ग्राम। सॉरी नॉट ग्राम, 0.1। मैंने बोला था 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन को इतने मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, तो इतने मोल ऑफ नाइट्रोजन को इतने मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। सिंपल सी बात है भाई। तो इतने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को इतने रिक्वायर्ड है, बट मेरे पास है कितने बेटा? देखो फटाफट से, कितने हैं? 5000 मोल ही हैं। मुझे चाहिए कितने थे? 5357.1 मोल। तो यहाँ कौन कर रहा है रिएक्शन को लिमिट, कंट्रोल? हाइड्रोजन कर रहा है। हाइड्रोजन कम है हमारे पास। तो अगर आपसे पूछा जाए, इसमें पूछा भी है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, कौन हुआ लिमिटिंग रिएजेंट? हाइड्रोजन। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, ये 50 kg लिया, ये 10 kg लिया। जो मास था उसको मैंने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल दिए, और स्टोइशियोमेट्री से समझा कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके मोल के लिए कितने मोल रिक्वायर्ड है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने देखा कि मुझे रिक्वायर ज्यादा थे और गिवन कम है, इसका मतलब हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड नाइट्रोजन इज द एक्सेस रिएजेंट, जो कि नहीं पूछा है। अब पूछा क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। अब बच्चे आप यहाँ स्टोइशियोमेट्री देखकर कैसे निकालोगे? सुनो, आपका लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है, तो आप नाइट्रोजन से आंसर मत निकाल लेना। नाइट्रोजन डिसाइड नहीं कर रहा है बच्चे कि कितना अमोनिया बनेगा, कौन डिसाइड कर रहा है? हाइड्रोजन। तो आप बोलोगे इस रिएक्शन का यही पार्ट देखोगे अब आप, और क्या बोलोगे कि अगर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा? सिंपल बेसिक यूनिटरी मेथड से चल रहे हैं अपन, 2/3 मोल ऑफ अमोनिया है। कितना मेरे पास? 5000 मोल है। 5000 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5000, तो डिवाइड कर लोगे आप। आ रहा है समझ में? ये कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, करो, इसको डिवाइड करो। यस, इसको डिवाइड करेंगे, क्या होगा? ये होगा। ठीक है, तो 5000 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना अमोनिया बना रहा है? 3000 दिए ना, हाँ, 3333.3 मोल। ये मोल है, मुझसे क्या पूछा है? अमाउंट। कैसे निकालूंगी मैं? मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वही एक फॉर्मूला है बेसिक, कोई अलग अलग फॉर्मूले नहीं है। मोल मुझे दे रखा है 333.3 मोल। मास मुझे निकालना है x। मॉलिक्यूलर मास किसका? अमोनिया का। निकाल लेते हैं जी, NH3। एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है बेटा? 14। एक हाइड्रोजन का 1 3 है, 3, इट विल बी 17। तो ये हो गया 17। x क्या हो गया आपका? 3333.3 मल्टीप्लाई बाय 17। आ रही है बात समझ? तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा क्या निकलेगा? मास ऑफ या अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड व्हेन हाउ मच हाइड्रोजन इज टेकन? 10 kg ऑफ हाइड्रोजन, और वी कैन से 5000 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज getting my point. So it will be something 56.6 kg approx. समझ में आया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमने क्या किया? सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद जो मास गिवन था उसे मोल में चेंज किया, मोल में चेंज करने के बाद यूनिटरी स्टोइशियोमेट्री से हमने पता किया कौन लिमिटिंग रिएजेंट है,
जो लिमिटिंग रिएजेंट था उसने डिसाइड किया बेटा कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी कौन सा नहीं, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, ठीक है। एक्सिस रिएजेंट का कोई रोल यहां पर नहीं है, इसको नोट डाउन कर लो आराम से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है ना बच्चों क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है इसमें, फिर बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, मार्केट एज इंपॉर्टेंट। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन आया एग्जाम में, इन अ रिएक्शन A प्लस B2 गिव्स AB2, एक रिएक्शन दे रखी है हमें सिंपल सी, जिसमें A जो है रिएक्ट कर रहा है B2 के साथ टू फॉर्म AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। आपको डिफरेंट कंडीशन प्रोवाइडेड है, आपको हर कंडीशन में बताना लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा अगर होगा तो, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहला केस लिया हमने फर्स्ट, तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप यहां पर नहीं करोगे वो मैं आपको बता देती हूं। आप क्या करोगे, इस रिएक्शन को देख के बोलोगे मैम 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ B2 के साथ टू फॉर्म AB2, ठीक है भाई ये बात सही है, लेकिन आप B मत बोल देना कि 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, B2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। वो देखो कैसे असर पड़ेगा, अभी हम एक पार्ट करते हैं तब पता लगेगा। 300 एटम्स ऑफ A, पहले रिएक्शन लिख लिया हमने, A प्लस B2 गिव्स AB2, बोला इसके कितने लिए 300 एटम्स, ठीक है जी, और इसके कितने लिए 200 मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम ये ऊपर वाली रिएक्शन देखें तो रेशियो क्या है बेटा, वैसे तो 1:1 का ही है, दोनों के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है ना, कि 1 मोल ऑफ एटम ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2 टू फॉर्म AB2, ठीक है। अब यहां पे बोला आपको 300 एटम रिएक्ट्स विद हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ B2, 300 मॉलिक्यूल्स, बट हमें गिवन कितने हैं बेटा 200, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ B2, इसी से है ना, देखो 1:1 है तो 300 एटम्स के लिए 300 मॉलिक्यूल होने चाहिए, 200 गिवन है, तो द लिमिटिंग रिएजेंट इन द फर्स्ट केस विल बी B2, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं अब हम, 2 मोल ऑफ A रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ B, ठीक है जी, 2 मोल ऑफ A रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ B, यहां पे ध्यान दो बेटा, क्या बोला है ये 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल ऑफ, ये लिख दिया हमने 2 मोल ऑफ A, 3 मोल ऑफ B, B2 नहीं बोला, समझ आ रही है बात आपको, तो ये कितने हो गए 3/2 हुए ना, तो ये कितना हो गया 1.5, तो आपको बोला 2 मोल ऑफ A दे रखे हैं एंड 1.5 मोल ऑफ B2 दे रखा है, तो कौन हुआ अगेन लिमिटिंग रिएजेंट B2 हुआ, ठीक है। सो क्या गिवन है उसको ढंग से समझोगे, एनालिसिस करोगे बेटा, आपको यहाँ पर 3 मोल जो है वो B के दे रखे थे बच्चे, B2 के नहीं दे रखे हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आते हैं हम, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, 5 मोल ऑफ A रिएक्ट विथ 2.5 मोल ऑफ B, क्या है अब इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ, इसमें ये प्रॉब्लम है मैम अगेन B2 नहीं दे रखा आपको किसके मोल्स दे रखे हैं B के, तो अगेन कौन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ पे यही हो गया, क्योंकि इसके मोल्स वैसे ही कम थे, ऊपर से हमें B के मोल्स नहीं चाहिए, हमें B2 के चाहिए, तो और कम हो जाएंगे, है ना, क्योंकि B2 कैसे बनेगा, जब B कंबाइन होगा तो आधे हो जाएंगे वो B2 बनाने के लिए, तो अगेन लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा B। फोर्थ केस में आते हैं, 2.5 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विथ 5 मोल ऑफ B, तो A के मोल्स कितने हो गए 2.5, B के कितने हो गए, B के हो गए 5 मोल, लेकिन हमारे को क्या चाहिए B2, तो हमने लिख दिया 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2.5 मोल। अब हमारे पास A भी 2.5 मोल है और B भी 2.5 मोल है, तो कौन होगा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट, कोई भी नहीं हो,
ठीक है, तो इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड केस बी विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाइल इन फोर्थ केस नो लिमिटिंग रिएजेंट, ए और बी दोनों इक्वल है। तो इसलिए प्लीज ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है जिससे आप ये समझो कि आपको मोल किसके दे रखे हैं, मास किसका दे रखा है, आपको एक एटम का दे रखा है कि मॉलिक्यूल का दे रखा है। अगर मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है तो दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, नेक्स्ट आते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। क्या होता है बच्चे, दो वर्ड हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूले के लिए एम्पिरिकल सिंपलेस्ट याद रखना पड़ेगा और मॉलिक्यूलर के लिए हमें एग्जैक्ट या एक्चुअल वर्ड याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट कंबाइन हुए, कंपाउंड बना, कोई मिक्सचर बना, जो भी बना, एक फॉर्मूला बना, वो फॉर्मूले को अगर मैं जो एक्चुअली प्रेजेंट है नेचर में वही फॉर्मूला अगर मैं लिखती हूँ दैट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम 10th में आता है हमारे बेंजीन कार्बन चैप्टर में C6H6। तो यहाँ C6H6 क्या हो गया बेटा, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या हो गया, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट इफ आई विल राइट CH then CH is क्या, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर किसी फॉर्मूले को आप सिंपल नंबर में चेंज करके लिखते हो बच्चे तो वो इसका क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक्चुअल फॉर्मूला लिखते हो तो वो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, एक रिलेशन होता है, नोट डाउन कर लो आप लोग भी, दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं mf इज इक्वल्स टू n इंटू EF। और अगर मुझे कभी n निकालना होगा तो कैसे निकालूंगी मैं, mf मास मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। इन दोनों को मैं अगर डिवाइड करती हूँ मेरे पास n आ जाता है, इस n को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूले से तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। जो चीज गिवन होगी उसको आप यूज लेके दूसरी चीज निकाल लोगे। ठीक है, तो आपको 2 ही वर्ड्स याद रखना है। फॉर एम्पिरिकल यू विल से सिंपल फॉर्मूला, इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, while molecular formula shows the exact or actual number of atoms present in a molecule of a आ रही बात समझ। सो एग्जैक्ट मतलब एक्चुअल वो कौन सा है, मॉलिक्यूलर, और एम्पेरिकल कौन सा है बेटा, सिंपलेस्ट। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन। देखो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले हम एक टेबल फॉर्म में करते हैं इसको। एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है कंपाउंड में, क्या क्या बताया है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है एंड क्लोरीन। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा परसेंटेज, इनका कितना कितना परसेंट प्रेजेंट है, गिवन क्या है, हाइड्रोजन है 4.07%, कार्बन बोला है 24.27%, क्लोरीन बोला है 71.65%। ठीक है, मोलर मास दे दिया है आपको, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास का मतलब यहाँ क्या दे रखा है बेटा, मॉलिक्यूलर मास। हम एक जगह लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या दे रखा है, 98.96 ग्राम। अब पूछा है इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो हम इस तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, पहले एलिमेंट लिखे, इसकी परसेंटेज, अब इसका क्या लिखेंगे हम, एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा,
इसको डिवाइड करेंगे 4.07 जो परसेंटेज है डिवाइडेड बाय 1 उसके एटॉमिक मास से। ये हम एक्चुअली क्या निकाल रहे हैं, मोल्स निकाल रहे हैं। 24.27 डिवाइडेड बाय 12 इसके मॉलिक्यूलर मास से, 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। ठीक है, जो भी उसकी परसेंटेज एक पर्टिकुलर एलिमेंट की गिवन है हमें क्वेश्चन में, वो ली हमने, उसको एटॉमिक मास से सिंपली डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इट विल बी 4.07, ये हो जाएगा 2.22 के अप्रॉक्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 35 का डबल ही है ये एक तरीके से, 2 पॉइंट आई थिंक 0 पॉइंट समथिंग, कुछ भी ले लो, 2 ले लिया सपोज। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, दिस वन। ठीक है, जो सबसे छोटा नंबर होता है बेटा, जो सबसे स्मॉल वैल्यू का नंबर है, उससे डिवाइड कर दोगे सारे को। कैसे मतलब, 4.07 को 2.02 से, 2.22 को 2.02 से, 2.02 को 2.02 से, 1 आ गया, अप्रोक्सीमेट 1 आ गया, अप्रोक्सीमेट 2 आ गया। आया है समझ। अब सिंपल आपने क्या लिखे, एलिमेंट्स लिखे जो जो प्रेजेंट हैं, H, C और Cl। H के नीचे जो H का आंसर आया, क्या आया 2, वो लिख दिया। C का आंसर क्या आया 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। Cl का आंसर क्या आया 1, अगेन लिखने की जरूरत नहीं होती। तो मुझे ये जो मिला है वो क्या है बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो माय आंसर ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी CH2Cl। क्या है, CH2Cl। आ गई बात समझ। अब देखो बच्चे, आपको दे रखा है मॉलिक्यूलर मास दैट इज 98.96 ग्राम। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था मैम, N इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला था, इसका मास निकाल सकते हो। कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन 2 हो गए, 2 एटम है, और 35.5, ये हो गया 24 प्लस 35.5, ये हो गया 59.5। आई बात समझ में ये। ठीक है, आपको N दे रखा है, N निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दे रखा है 98.96 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास दे रखा है 59.5 जो आपने कैलकुलेट किया था। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। N आपका आया 2 मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया था आपका, CH2Cl। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे क्या होगा, C2 हो जाएगा, H4 हो जाएगा एंड Cl2 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का। देख लो इसको ढंग से, क्या किया हमने, एलिमेंट्स लिए, उनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन ली, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड किया, उसके मोल्स निकाले, सबसे जो लेस नंबर का होगा वो हमने क्या ले लिया, उससे हमने सबको डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया, हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। एम्पेरिकल फॉर्मूले का हमने मास भी निकाल लिया, मॉलिक्यूलर हमें दे रखा था N निकाला, N से हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में मिलेंगे, आप ट्राई करना उनको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, बस याद रखो किसके बाद क्या करते हैं। ठीक है बेटा, ओके। अब नेक्स्ट हम आते हैं रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। ओके, अब बात आएगी कॉन्सेंट्रेशन की। कोई भी सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कितना सॉल्यूट लिया, कितने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, कितने सॉल्वेंट में, या कितना सॉल्यूशन बनाया, क्या कॉन्सेंट्रेशन है उसकी। ठीक है,
जैसे कितनी कॉन्सेंट्रेशन से तुम पढ़ते हो, घर वाले बोलते हैं बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हो, तुम्हें लगता है तुम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हो। अगर बहुत ज्यादा से पढ़ते होते तो बार बार मोबाइल नहीं देखते, जो कि तुम देखते रहते होंगे, है ना। तो बहुत ज्यादा से तो नहीं पढ़ते, कम से। ये कॉन्सेंट्रेशन है क्या, किसी भी चीज को क्वांटिटेटिवली आप एक्सप्लेन कर रहे हो बच्चा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं कोई सोल्यूशन की। कैसे देखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम। देखो बेटा बहुत सारे मेथड्स होते हैं टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं वही हम कवर करेंगे, दैट इज मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलैलिटी, यही है मेन, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, बहुत चीजें होती है जिनको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है फॉर योर 11th क्लास। इज इट क्लियर। डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट ये चीजें मिलेंगी, मेथड्स टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर 11th क्लास एग्जाम, उसमें आपको इन सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है मास परसेंट। मास परसेंट क्या होता है, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, कि कितना सॉल्यूट जो है उसको आपने कितने सोल्यूशन के लिए यूज लिया है, कितना सोल्यूशन बना है, कितना सॉल्यूट लिया है और कितना सोल्यूशन बना है, मल्टीप्लाई बाय 100 इज द मास परसेंट, ठीक है। लेट सपोज आपसे बोला कि 4 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है, 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन, क्या करें 100 कर लेते हैं, डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक 104 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट का मास क्या है 4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन यहां तो मैंने प्रोवाइड कर दिया, क्वेश्चन में जनरली नहीं होता, तो वहां क्या करोगे आप 4 प्लस 100, मतलब सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास मल्टीप्लाई बाय इधर 100, दैट इज 4 अपॉन 104 मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इट्स मास परसेंटेज। उसकी यूनिट क्या होगी, परसेंट। आई बात समझ। तो सिंपली इसमें मास की बात करिए, कहीं मोल का कोई लेना देना नहीं है, यूनिट क्या होगी, परसेंटेज। अब एक क्वेश्चन आ भी गया हमारे पास, क्या है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इज 2 ग्राम of a substance A to 18 gram of water, mass of solvent is equals to 18 gram. कैलकुलेट मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, मास ऑफ सोल्यूशन, एंड मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट इज 2 प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा 20 ग्राम। मास परसेंटेज निकालूंगी मैं, मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 10%। इजी सा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सॉल्यूट का मास दे रखा था आपको, सॉल्वेंट का दे रखा था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ऐड कर लिया तो क्या आ गया, सोल्यूशन का मास आ गया, आपने क्या निकाल लिया, मास परसेंट। नेक्स्ट आता है हमारा क्या है मेथड, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए सिंपल सा हमने एक पिज्जा लिया, अब भूख लग गई, तो भूख नहीं, पहले मेरी सुन लो, एक पिज्जा लिया और आपने क्या किया, 6 स्लाइसेस थी, उसमें से 2 स्लाइसेस खा ली, कम हो गई है, आपने 4 स्लाइसेस खा ली, ठीक है। तो आपने कितना फ्रैक्शन खा लिया और कितना फ्रैक्शन बचा है, टोटल फ्रैक्शन कितना था 1, पिज्जा पूरा कितना था 1, उसमें से आपने 4 फ्रैक्शन ले लिया बेटा, 4 पार्ट उसका ले लिया और 2 रिमेनिंग है। ऐसे ही हम क्या कह रहे हैं, टोटल किसी भी चीज का, कोई भी मिक्सचर का, कोई भी मतलब
सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1 होगा। कोई सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1 होगा। लेकिन उस 1 मोल फ्रैक्शन में कितने फ्रैक्शन सॉल्यूट के हैं और कितने फ्रैक्शन सॉल्वेंट के हैं? दैट इज द मोल फ्रैक्शन। लेट सपोज एक सोल्यूशन बन रहा है ए और बी को मिक्स करके, तो ए के कितने मोल्स हैं और बी के कितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कभी कोई सोल्यूशन का नहीं निकाल सकते, सोल्यूशन का कोई फ्रैक्शन थोड़ी होगा, तो पूरा एक होगा। मैं यहां पर क्या बोलूंगी, जैसे मुझे क्वेश्चन कराना है तो मैं बोल दूंगी दिस इज द सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन, कि मोल फ्रैक्शन निकालो ए का। तो मैं कैसे निकालूंगी बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, एंड टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएंगे? दैट इज Na प्लस Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला हो गया? A के लिए विद रिस्पेक्ट टू A इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। सिमिलरली अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है B के, तो क्या करूं मैं? Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस, आ गई बात समझ? और अगर मैं क्या चाहूं बच्चे, मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी का सम देखूं, वो क्या होगा? 1। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने बोला पिज्जा एक ही है, दोनों का सम करोगे तो कोई एक ही चीज होगी ना बेटा। उसके फ्रैक्शंस की बात हो रही है, उसमें हमने वो कर दिया, क्या बोलेंगे उसे, पार्टीशन कर दिया, ठीक है। तो उस फ्रैक्शन को देख रहे हैं हम, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। टोटल कोई भी चीज, यूनिवर्स एक ही है, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में बांट दिया। तो कितना फ्रैक्शन इंडिया है, कितना फ्रैक्शन ये है, कितना फ्रैक्शन यूएस है, पाकिस्तान तो है ही नहीं कुछ, मतलब ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो बस वैसे ही करना है हमें मोल फ्रैक्शन। ओके, थर्ड मेथड इज मोलैरिटी। अच्छा, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होगी? फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती है क्या? नहीं होती है ना, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी मोल फ्रैक्शन की। और वैसे भी अगर नहीं समझ आए तो देखो, ऊपर भी नंबर ऑफ मोल है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल है, तो यूनिट कुछ हो ही नहीं सकती है बेटा। थर्ड आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है। अब मोलैरिटी होता क्या है? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ध्यान रखना लीटर्स में है, ठीक है। इन केस आपको मिलीलीटर दे रखा है तो कैसे करोगे? मोलैरिटी इज इक्वल टू, इसका सिंबल होता है कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लेट सपोज अपन कर लेते हैं डिसाइड कि A और B दो कंपोनेंट है, A जो है वो सॉल्यूट है और B जो है वो सॉल्वेंट है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? M, ये कुछ भी ले सकते हो अपनी इच्छा से आप, है ना, Na अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, ये गलती करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वो भी किस में? अगर मिलीलीटर में दे रखा है तो यहाँ पे आप 1000 से डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम को, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? मोलैरिटी। अच्छा, मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी? अब मोल की यूनिट क्या होती है? मोल ही होती है। वॉल्यूम की यूनिट लेते किस में? हम लीटर में लेते हैं ना, अगर मिलीलीटर में गिवन है तो उसको हम लीटर में ही चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो गई? मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? मोल पर लीटर। आ गई ये बात समझ? सो मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, और वॉल्यूम दे रखा होता है। क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सोल्यूशन prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution. Okay, आपको यहाँ पे दे रखा है mass of solute, mass of solute that is 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution. Volume of solution given है कितना? 250 ml को लीटर में लिख देते हैं अपन सीधे ही। अब मुझे निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं मैम गिवन मास दैट इज 4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो देखो सॉल्यूट क्या ले रखा है बेटा? NaOH। NaOH का मास निकाल लो। एक सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, ये हो जाएगा 40। ये हो गया 40। ठीक है, तो मोल्स कितने आ गए? 4 अपॉन 40। मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, पॉइंट में क्यों डील करें, अभी अपन कर लेंगे सॉल्व। तो हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स आए आपके 4 अपॉन 40, वॉल्यूम आपका है 250 और ये आ गया 1000 ऊपर। ठीक है, 4 से 40 कैंसिल, 10 हुआ ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, इट इज 2 अपॉन 5। क्या कितना हो जाएगा ये? 0.4 मोल पर लीटर। ठीक है, तो सिंपली इसमें क्या निकालनी है हमें? मोलैरिटी। हमें मास दे रखा था सॉल्यूट का, वॉल्यूम दे रखा था सॉल्यूशन का। यस, सॉल्यूशन का मिलीलीटर में, इसको लीटर में चेंज किया और आपने मोलैरिटी फाइंड कर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन। एक और क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा डिफरेंट। of ethanol in water in which mole fraction of ethanol is 0.040. Assume the density of water to be 1. अगेन हमें क्या निकालनी है बेटा? मोलैरिटी निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.40। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? क्या होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, अभी अपन पहले ही लेट कर लेते हैं कि इथेनॉल को A ले लेते हैं, ठीक है, और वाटर को E ले लेते हैं, है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na अपॉन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है क्या? 0.040। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, अब Na कितना दे रखा है? Na नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे, नंबर ऑफ मोल्स मैंने ले लिए x। अब वाटर के भी नहीं दे रखे मैम, क्या करें? तो हमें डेंसिटी दे रखी है बेटा वाटर की, क्या दे रखी है? 1। डेंसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं? मोल्स निकाल सकते हैं क्या? देखते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी 1 बोल दी, मास कितना होता है? 18 होता है ना, वॉल्यूम 1000। आ गई ये बात समझ? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? 1 लीटर का मतलब हमने क्या ले लिया? 1000। यहाँ तक कोई डाउट है? इसको सॉल्व कर सकते हो आप। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे पहले, है ना, सॉल्व करने के लिए आसान रहेगा। क्या करेंगे हम? 55.55, ये तो हमने ले लिए नंबर ऑफ मोल्स, वो तो x ले चुके ना, x ले लिया, Na को हमने x ले लिया प्लस, या Na को Na ही रहने देते हैं पर, है ना, कंफ्यूज आप लोग। देखो मोल फ्रैक्शन लिया Na अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, अब आपने क्या किया? मोल निकाले वाटर के। वैसे मैं आपको एक इजी सी चीज बता देती हूँ, कभी भी 1 लीटर आपका वाटर है तो उसमें जब आप मोल्स निकालते हो ना वाटर के, डायरेक्ट याद कर लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी याद आते, वो यूज आएगा, दैट इज 55.55। ठीक है, तो आपने क्या किया? Na एज इट इज लिखा, Na प्लस 55.55। ठीक है, आइए बात समझ। अच्छा, ये मोल फ्रैक्शन निकाले कैसे? बी के गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना था? दे रखा था क्या? नहीं, मॉलिक्यूलर मास दे रखा था ना, कितना? 18। और ये आपने वॉल्यूम पता ही था वहीं, तो उससे क्या हो जाएगा? मोल आ जाएगा आपका 55.55। ठीक है, और आप सबसे बेस्ट है
इन सब में पढ़ो ही मत, सीधे याद कर लो कि वाटर के मोल्स कितने लेंगे हम 55.55। क्यों वेस्ट करना है आपको टाइम इसको सॉल्व करने में, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व किया, ये क्या होगा 0.040 Na प्लस 0.040 मल्टीप्लाई बाय 55.55 इज इक्वल्स टू Na, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2.54 जा 20, ये हो जाएगा आपका 0.040 प्लस 2.22 होगा, 0.2 इक्वल्स टू Na। अब ये क्या हो गया 2.22 इज इक्वल्स टू Na माइनस 0.040 Na, ठीक है। इससे Na कैसे निकालेंगे, Na इज इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, सिंपल x निकाल के कर लो फटाफट से, इसको इससे डिवाइड कर दो ना, 2.22 डिवाइडेड बाय 0.04, ये अपन ने क्या किया बच्चे, इसको और इजी स्टेप में बीच में आ गई हूँ बच्चे, तो भूख लग गई पढ़ाते पढ़ाते, ये ठीक है। 2.22 Na कॉमन ले लिया मैंने, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.040, ठीक है। अब इधर से मुझे क्या निकालना है Na, तो डेट विल बी 2.22 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.040, आ गई ये बात समझ, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.31 मोल, ये क्या आ गए मोल्स ऑफ ए। अब हमें क्या करना था मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दैट इज 2.31 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन हमने कितना लिया है, अभी हमने जब डेंसिटी यूज ली थी, जब निकाला था ना 1 लीटर लिया था बेटा, तो 1 लीटर ले लिया, तो मोलैरिटी कितनी आ गई, लीटर में ही लेंगे ना, मिलीलीटर में होता तो हम डिवाइड करते 1000 से, है ना बच्चे। तो मोलैरिटी कितनी आ गई 2.31 मोल पर लीटर। सिंपल, मोल फ्रैक्शन गिवन था, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखा, मोल्स जो है Na के हमें निकालने थे, वाटर के हमें पता है डेंसिटी अगर 1 दे रखी है तो कितने आते हैं 55.55 आते हैं, हमने उसको यूज लिया, सिंपल मैथमेटिक्स से हमने इक्वेशन सॉल्व करी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाल लिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया, डेट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सो आंसर आया 2.31 मोल पर लीटर, और यू कैन राइट लाइक दिस 2.31 मोलर, ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये ध्यान रखना बेटा, जनरली नीचे सोल्यूशन आ रहा है, लेकिन मोलैलिटी में क्या आता है सॉल्वेंट आता है, और सॉल्वेंट का भी क्या मास, और वो भी केजी में, ठीक है। अगर ग्राम में गिवन है, अगेन क्या करूंगी मैं, मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ए के सपोज सॉल्यूट है तो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट ले लिया एम बी, और वो भी क्या अगर ग्राम में है तो इसको कर दिया 1000 से डिवाइड, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा मोलैलिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन 11th में 1 मार्क का बड़ा इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैरिटी विच इज यू नो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और कौन सा अच्छा है यूज लेना, ये क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है इसमें, ये ध्यान देना है कौन सा टेम्परेचर या कौन सा जो है एनवायरमेंटल कंडीशन से चेंज होता है, कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। आपको मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला बताया जिसमें कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, इधर क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो बताओ दोनों में से कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, मोलैलिटी नहीं है,
ठीक है। तो पूछा जाए आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी कौन सा प्रिफर किया जाता है, मोलैलिटी, क्योंकि मोलैलिटी में क्या है बेटा, मास, मास का टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि आप आज गर्मी ज्यादा है 100 किलो के हो गए, कल सर्दी ज्यादा है तो 80 किलो के हो गए, कुछ ऐसा नहीं होता है। होता है क्या, नहीं होता है ना। तो मास से, टेम्परेचर से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टेम्परेचर से वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है। और आपका मोलैरिटी के फॉर्मूले में मोलैरिटी, सॉरी, वॉल्यूम आता है, आपने पढ़ा है ना। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, वो तो सेम ही होता है पूरा जो ऊपर मोलैलिटी में है, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो इस वॉल्यूम पे फर्क पड़ रहा है टेम्परेचर का। तो मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट व्हाइल मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, मोलैरिटी दे रखी है बेटा, जो गिवन है उसको लिखते जाएंगे और उसका मतलब समझते जाएंगे। मोलैरिटी दे रखी है 3, इसका सॉरी मोलैलिटी दे रखी है हमको 3, है ना। यस, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम फिर से है, क्या है, यस मैम, ये प्रॉब्लम है कि हमें मोलैरिटी निकालनी है, तो ये गलती आप लोग ना करें। ये हमें मोलैरिटी दे रखी है बेटा, M कैपिटल क्या होती है, मोलैरिटी, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक ना करें। क्या दे रखी है 3, और मोलैरिटी का मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इन व्हाट, इन पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोलैरिटी 3 है, इसका मतलब हुआ 3 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, मोलैलिटी निकालना है, और हमें दे क्या रखा है, मोलैरिटी, ठीक है, ओके। अब एक और चीज दे रखी है, वो दे रखी है हमें डेंसिटी। कितनी दे रखी है डेंसिटी, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। अब इसका मतलब समझेंगे कि कैसे निकालते हैं हम, और इसका क्या है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है। तो अगर मैं इधर से मास निकालूं तो मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, दैट इज 1.25 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। कितना है बेटा, यहाँ देखो कितना है, 1 लीटर है, तो इसको मैं ग्राम में ले, सॉरी मिलीलीटर में ले लूँ, 1000 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1250, ठीक है। ये 1 लीटर लिख दूं या मैं क्या लिख दूं बच्चे, 1000 ml, बात तो वही होती है ना, हाँ 1250 ग्राम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैंने ये किसका मास निकाल लिया, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का है क्या ये, नहीं, ये किसका है, सोल्यूशन का, क्योंकि हमें डेंसिटी पूरे सोल्यूशन की गिवन है। तो ये आप लिख लो यहाँ पे, नहीं तो आप गलत वैल्यू पुट करके गलत कर दोगे। जब मैं 11th में थी तो मैंने भी करी थी ये गलती, मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब मुझे निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालूं, मुझे दे रखा है क्या, 3 मोलैरिटी, मतलब 3 मोल्स, मतलब क्या बोल रखा है यहाँ पे, 3 मोल्स इन 1 लीटर, ठीक है। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मोल दे रखे हैं मुझे 3, मास मुझे निकालना है x, और मोलर मास NaCl का कितना होता है, Na होता है 23, Cl होता है 35.5, तो ये टोटल हुआ क्या हो गया, 58.5। तो ये हो गया 165.5, ये क्या हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूट का है, क्या सॉल्वेंट का निकाल सकते हो, यस मैम, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सोल्यूशन का मास, दैट इज 1250 माइनस सॉल्यूट का मास, ठीक है। इनको जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, दैट इज 107
4.5 ग्राम। आ गई ये बात समझ? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अब आपने ये कर लिया। अब आपका फॉर्मूला लगाया आपने मोलैलिटी का, सिंपल। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3 है। आपका मास कितना आया? 1074.5, बट ये ग्राम में है तो इसको आप क्या करोगे? केजी में करोगे, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करोगे तो समथिंग 2 पॉइंट आएगा, 2.7 मोल पर केजी, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि जब भी आपको कुछ गिवन है वो कैपिटल एम है कि स्मॉल एम है, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में क्या सोचा, वो स्मॉल एम है तो मोलैलिटी दे रखी है। अरे मोलैलिटी दे रखी तो मोलैलिटी कैसे पूछेंगे? तो वो क्या दे रखी थी बेटा? मोलैरिटी। जो गिवन है उसमें से हमें चीजें निकालनी है कि मैम कैसे उसमें से हम चीज निकाल के हम कोई भी वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ? कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्राई करोगे, नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप बता सकते हो। अगर इसको वापस एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हो। सिंपली आपको मोलैरिटी का मतलब निकालना है। 3 मोल्स इन 1 लीटर, डेंसिटी दे रखी है आपको, मास निकाला आपने सॉल्यूशन का। आपको मोल्स पता थे तो उससे आपने सॉल्यूट का मास निकाला, माइनस करके सॉल्वेंट का, और फॉर्मूला लगाया। ये है 175.5, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl, तो रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 plus CO2 plus water. Okay. What mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl? ठीक है, आपको HCl का मोलैरिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखी है, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो? मास इनटू वॉल्यूम से। देखो मास, सॉरी, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से। मोलैरिटी क्या है? 0.75, और वॉल्यूम कितना दे रखा है? 25। ये हो गया 0.75 इंटू 25, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे? मास इंटू वेलोसिटी, सॉरी मेरे को बार बार एटॉमिक स्ट्रक्चर में मास इंटू वेलोसिटी याद आ रहा है। मास नहीं है ये, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम है, ठीक है। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम किया तो आपने ये निकाल लिया। अब आप अगर ये रिएक्शन को देखते हो, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपसे क्या बताया गया है कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद HCl। अगर मैं इसको देखती हूँ, सिंपल स्टोइशियोमेट्री समझती हूँ बेटा, तो इसका 1 पार्ट इसके 2 पार्ट से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं इसको? सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो। 25 ml ऑफ 0.75 m HCl, कैसे करेंगे इसके? हम क्या निकालेंगे? मोल्स निकालेंगे पहले। मोल्स कैसे निकालें? इसको क्या कर दें हम? मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। या आपका क्या है? 25 ml है, इसको आप लीटर में चेंज कर दो, ठीक है। लीटर में चेंज किया और इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा? इसका आ जाएगा 0.01875 मोल, ठीक है। आपने क्या निकाल लिए? यहाँ पे मोल निकाल लिए, मोलैरिटी को यूज लेके और किसको यूज लेके? वॉल्यूम को यूज लेके, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? देख लो, कुछ नहीं किया हमने। हमें मोलैरिटी दे रखी थी बेटा 0.75 और वॉल्यूम दे रखा था 25, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई किया और आपने क्या निकाल लिया? मोल निकाल लिया। अब आप इस रिएक्शन को देख के आप पता कर सकते हो दैट 2 मोल ऑफ HCl require 1 mole of कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड लगाओ। 1 mole of HCl will require how much CaCO3? 1/2 mole of CaCO3, ठीक है जी। अब आपने बोला आपके पास इतने मोल हैं, तो 0.01875 मोल ऑफ HCl
को कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.01875। जो इसमें बेसिक जो मेन की पॉइंट है ना बेटा वो ये है, ये यूज लेना अगर सीख गए आप तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको फॉर्मूला पता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। आपको ये गिवन है, ये गिवन है, तो आपने ये निकाल लिए, ये निकाल लिए और रिएक्शन में देख लिया 1 मोल के लिए 2 मोल रिक्वायर्ड है ना, या आप उल्टा बोल दो 2 मोल के लिए 1 मोल रिक्वायर्ड है, तो इतने मोल के लिए कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगाओगे आप सिंपल। तो ये आपका आ जाएगा, हाफ कर दो इसका, 18 का हाफ हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 0.09993 0.093 समथिंग। ये क्या आए हैं, लेकिन मोल आए हैं। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड। मोल का फॉर्मूला अप्लाई किया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल कितने आए आपके, 0.0093। ठीक है, मास आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और एक ऑक्सीजन का होता है 16। 16 इंटू 3 इज 48। इसको टोटल करोगे तो 100 ग्राम आता है बेटा। तो आपका यहाँ पे मास कितना आ गया, पॉइंट शिफ्ट कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.0093 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.93। ठीक है, इसको कॉपी कर लो ग्राम में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो। जो हमारा, मैं फिर बोल रही हूँ, मेन चीज जो हमें दे रखी है वो दे रखी है वॉल्यूम और मोलैरिटी, इसको मल्टीप्लाई किया तो मोल आ गए। मोल आने से वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने स्टार्टिंग में इस पार्ट के करे थे स्टोइशियोमेट्री के, कि इतने को इतना चाहिए तो कितने को कितना चाहिए। ठीक है, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन समझो, इसका क्या है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग। देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस देख के थोड़े डिफिकल्ट लगता है, लेकिन 2-3 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएंगे बेटा। ठीक है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन गिवन है हमें, ओके। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। अच्छा, हमें मोलर मास भी गिवन है, इजी हो गया हमारे लिए। जो हमें रिएक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये है बेटा 4 HCl प्लस MnO2। ठीक है, हमें बोला है कि 5 ग्राम ऑफ MnO2 के साथ कितना HCl रिक्वायर्ड है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, मोल निकालेंगे। हमें मास दे रखा है इसका 5 ग्राम, इसके मोल निकाले हमने। मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज 86.9। यहां तक कोई डाउट है, नहीं है। ये हो गया आपका 0.0575 मोल। ठीक है, किसके मोल आया ये, MnO2 के, कि MnO2 के इतने मोल्स हैं, तो बताओ HCl के कितने ग्राम रिक्वायर्ड होंगे। अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को एज इट इज देखती हूं तो इस रिएक्शन में क्या समझ में आ रहा है बेटा, कि 1 मोल, क्या समझ में आ रहा है, 1 मोल ऑफ MnO2 रिएक्ट विद 4 मोल ऑफ HCl। तो 0.0575 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 4 इंटू 0.0575। ये समझ आया आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अप्रॉक्स 0.23 मोल। ये किसके मोल आए हैं, 0.23 मोल ऑफ HCl। आपसे पूछा क्या है बेटा, हाउ मेनी ग्राम्स, मास पूछा है। सिंपल है, मोल का फॉर्मूला लगाया, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास, या मास लिख लो, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोल कितने आए, 0.23। गिवन मास मुझे निकालना है। HCl का मास कितना होता है, H इज 1, Cl इज 35.5, डेट इज 36.5। तो आपने लिख लिया 36.5।
x कितना हो गया 36.5 मल्टीप्लाई बाय 0.23। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो जो आंसर आएगा डेट विल बी इन ग्राम्स विच इज रिक्वायर्ड ऑफ HCl टू रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? द आंसर विल बी 8.39 ग्राम और 8.40 ग्राम। आइए बात समझ। तो मैं फिर आपको बता रही हूँ, आपको सिंपली क्या करना है, स्टोइशियोमेट्री अप्लाई करनी है हर क्वेश्चन में। बिफोर अप्लाइंग स्टोइशियोमेट्री यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन। उसके बाद आपको क्वेश्चन में से जो जो इंफॉर्मेशन निकल सकती है वो निकालनी है। कहीं पर डेंसिटी दे रखी है तो उसको एक्सपेंड करके लिखना है, उसका मतलब क्या क्या निकाल सकते हैं हम। मोलैरिटी दे रखी है, इसका मतलब क्या है। हमें क्वेश्चन में से जितनी इंफॉर्मेशन हम निकाल पाएंगे तो हमारा सोल्यूशन उतना ही सही आएगा। आ रही बात समझ? बच्चे इस चैप्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो। शुरू का जो पार्ट है वो समवॉट आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, बट लास्ट में आते आते न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, थोड़े से टफ लगते हैं। एक दो बार आप सॉल्व करोगे, मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस कराने की कोशिश करी है, बट स्टिल आपको लगता है किसी में डाउट है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो और हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये समझ में आए तो नेक्स्ट चैप्टर भी हम करेंगे, उसको भी देखना। बट प्लीज़ इन तीनों को एक साथ बैठ के आराम से देखो, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपका चैप्टर पूरा एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। आगे अच्छे से पढ़ाई करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। थैंक यू।